दोस्तों, दोनों फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले फेज में 121 सीटें, दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होती है। लेकिन क्या निकल कर आया आंकड़ा, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अलग अलग न्यूज चैनल ने अपने हिसाब से खास तौर पर एनडीए को बहुमत दिया। कई चैनल ऐसे भी हैं जो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, और कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं नहीं, इस बार तो क्लीन स्वीप महागठबंधन की होगी। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? आज आपको सिलसिलेवार तरीके से 121 और 122 सीटें यानी दोनों चरणों के चुनाव के दौरान किसमें कितनी तगड़ी फाइट रही, किसने किसे नुकसान पहुंचाया, किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, और क्या आपको दिखाऊंगा कि मोदी शाह का वो सपना कि इस बार बिहार को बीजेपी के एक विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री मिले, वो सपना पूरा होने जा रहा है क्या? क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद 14 नवंबर को क्या नीतीश कुमार वाकई रह पाएंगे एनडीए के साथ? ये तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कहां, कैसे, किस फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया। क्या वाकई किंग मेकर बनकर उभरे हैं? एआईएमआईएम उभरा, ओवैसी को ज्यादा सीटें मिली क्योंकि पिछली बार 5 सीटें जीती थी। इस बार क्या आरजेडी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें पा रही है? क्या बीजेपी 101 सीटों पर लड़ने के बावजूद बेहतर कर पा रही है? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये सभी को पता था, एनडीए के अंदर सिर्फ फुटअव्वल इसी बात की थी कि 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी क्या बेहतर कर पाएगी, क्या उस तरीके से वहां तक पहुंच पाएगी जिसके जरिए वो दावेदारी कर पाए कि हम बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री। क्योंकि अमित शाह ने दूसरे फेज के चुनाव से ठीक पहले यानी कि 48 घंटे पहले जो प्रचार खत्म हुआ था 9 तारीख की शाम को एक बयान आता है कि बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। बीजेपी की सरकार का मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और ये जो संदेश जेडीयू के नेताओं तक पहुंचा था, वो भी फैक्टर काम कर चुका है क्या? सबसे पहले खोल देते हैं आपके सामने किसको कितनी सीट है। तो सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र करके सबसे छोटी पार्टी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनस्वराज की। जी हां, जनस्वराज, प्रशांत किशोर की पार्टी। कोई फैक्टर, कोई तरीका? क्योंकि शुरुआत में बहुत लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव को टक्कर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। यह बात किसी छिपी नहीं है कि वाकई प्रशांत किशोर ने खास तौर पर बीजेपी और सम्राट चौधरी दोनों को बेचैन कर दिया था। जिस तरह के बयान आ रहे थे, पहले वो आरजेडी पर हमलावर थे, लेकिन जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद बीजेपी की तरफ वो मुड़ गए थे। और जिस तरीके से उन्होंने बयानी फायरिंग की थी, उसका इफेक्ट पड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हां, असर पड़ता नजर आया है। सबसे पहले देखिए जनस्वराज को 0 से 3, जी 3 सीटें तकरीबन जीत सकती है। 0 से 3 यानी कि या तो खाली हाथ रह जाएंगे या 3 सीटें जनस्वराज जीत सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते तो उसका एक फैक्टर काम करता, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा तो इसका एक फैक्टर है। इसलिए कहा जा रहा है 0 भी हो सकता है और 3 सीटें तक जीत सकते हैं। ये कौन सी सीटें होंगी? ये बीजेपी के खाते वाली सीटें हैं, क्योंकि जनस्वराज सवर्णों की राजनीति करती है। तो जनस्वराज ने अच्छा खासा डेंट बीजेपी को पहुंचाया है, खासकर पहले चरण में। फिर सुनिए, पहले चरण में अच्छा खासा डेंट जनस्वराज ने ही पहुंचाया है बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, एलजेपीआर को नहीं। अब आइए इसके ऊपर एआईएमआईएम सीमांचल की 24 सीटें। इन 24 सीटों में आप देखेंगे तो तकरीबन 19 से 20 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खास तौर पर 24 में से 19 से 20 सीटें जीतने का दावा एआईएमआईएम का मतलब सिर्फ एआईएमआईएम नहीं, बल्कि उसका जो पूरा गठबंधन है, एआईएमआईएम, इसके साथ आजाद समाज पार्टी, इसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वाला एआईएमआईएम वाला जो मोर्चा है वो 20 सीटें तक जीत सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। और ये सीटें सिर्फ सीमांचल में नहीं होंगी, सीमांचल से बाहर भी हो सकती हैं। यानी पहले चरण और दूसरे चरण दोनों के चुनाव मिलाकर 243 सीटों में से 20 सीटें तकरीबन असदुद्दीन ओवैसी का मोर्चा जीत सकता है। मोर्चा कह रहा हूं, पार्टी नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी के मोर्चा जो है वो 19 से 20 सीटें जीत सकता है। यानी कि जिस तरीके से चुनाव ये लड़ा गया, सीमांचल की जो फाइट थी वो महागठबंधन वर्सेस सीमांचल में, महागठबंधन वर्सेस एआईएमआईएम वाला मोर्चा हो गई थी। अब आते हैं एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या सपना पूरा हो जाएगा? एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जिस पूरी तरमीयता के साथ लगे थे वो काम होता हुआ नजर आया नहीं। 50 से 60 सीटें, जी ये लिख लीजिएगा भी, 50 से 60 सीटें। सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ वो भी बताऊंगा और घाटा कहां हुआ वो बताता हूं।
पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हुई। 121 सीटों पर जो वोटिंग हुई, महागठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा पहले फेज में हो रहा है। दूसरे फेज में बीजेपी और तमाम जो कहा जाए एनडीए को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सत्ता से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। अगर मैं मानता हूं बड़ी सीट 60 भी सीटें आती हैं तो सत्ता से दूर होंगे। कहां से लाएंगे ये? अब तकरीबन इन्हें 62 ऐसे विधायक चाहिए। कहां से 62 विधायक की जुगाड़ हो पाएगा? यानी सुपड़ा साफ होता हुआ एनडीए का नजर आ रहा है। नीतीश का सपना पूरा होना हो, लेकिन बीजेपी का सपना पूरा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, उसकी पहले वजह समझिए। जन स्वराज मैंने आपको बता ही दिया, जन स्वराज ने अच्छा खासा डेंट पहुंचाया। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो था जेडीयू के वोटर्स का एलजेपीआर और बीजेपी को वोट कास्ट न करना। जी, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जेडीयू के वोटर्स ने वोट नहीं दिया। इस तरह की खबर निकल कर आई थी पहले फेज में भी, और दूसरे फेज के बाद और ज्यादा क्लियर हो गया जब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कह दिया बीजेपी की सरकार बनेगी। जेडीयू के सपोर्टर्स तक पहुंच गई कहानी कि उनके नेता जिनके चेहरे और नाम पर वोट कास्ट कर रहे हैं वो एनडीए के लिए, प्रत्याशियों के लिए, वो जब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो वोट ना दें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल 50 से 60 सीटें, 121 सीटें, 122 सीटें, 122 सीटें, यानी कि दूसरे फेज में एनडीए थोड़ी बढ़त के साथ नजर आई, लेकिन पहला वाला फेज था वो पूरा का पूरा महागठबंधन के नाम रहा। सीटें देख लीजिए, 160 से 170 सीटें महागठबंधन जीतने जा रहा है। कितनी? 160 to 170, यानी बिना किसी समर्थन के अपने दम पर महागठबंधन सरकार बना सकता है, ऐसा दावा है। ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो एग्जिट पोल है वो यही कहता है कि 160 से 170 सीटें। अच्छा, ये संभव कैसे हुआ जरा समझिए। दरअसल 121 सीटों में से माना जा रहा है तकरीबन 90 और 90 से ज्यादा ही, मतलब 90 से 100 के बीच की सीटें बड़े आसानी से महागठबंधन के खाते में गई। 90 से 100 सीटें। जबकि दूसरा वाला जो फेज था वह आरजेडी प्रभावी उतनी नहीं थी। फर्स्ट फेज में जितनी जगह चुनाव हुआ वहां पर आरजेडी प्रभावी थी, ज्यादातर प्रत्याशी उनके थे। कांग्रेस के प्रत्याशियों वाली सीट कम थी, 25 सीटें थी। ऐसे में कम से कम 13 सीटें कांग्रेस और बाकी की सीटें अपने दम पर तेजस्वी यादव की आरजेडी लेकर आ रही है। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं, 121 में तकरीबन 121 में से 100 सीटें अपने दम पर यह महागठबंधन ला रही है। यानी 21 सीटों पर सारा खेल है जिसमें एनडीए ने और जनस्वराज ने जीती है। एआईएमआईएम का जिक्र नहीं है। अब आ जाइए दूसरे फेज की बात। दूसरे फेज में 122 सीटें, सीमांचल की 24 सीटें उसमें शामिल है। चूंकि यह महागठबंधन वर्सेज और खासकर कांग्रेस वर्सेज एआईएमआईएम हो गया, उसकी वजह से भी तस्वीरें बदलती नजर आई। यहां लग रहा था 122 सीटों में भी अच्छा खासा हिसाब किताब बनेगा, लेकिन बेकार नहीं रहा। अच्छा खासा इन्होंने अपना किया, लेकिन उतना नहीं जितना फर्स्ट फेज में खींच कर ले गए। 90 से 100 सीटें अकेले अपने दम पर महागठबंधन ला रही है। बाकी की 60 सीटें निकाली जा रही हैं दूसरे फेज के 122 सीटों में से। बाकी एनडीए के खाते में 30 से 40 सीटें 122 सीटों में से, बाकी एआईएमआईएम की 20 सीटें, कुल मिलाकर 122 सीटों पर यह पूरा आंकड़ा निकल कर आया। यानी 243 सीटों का अगर देखें तो क्लीन स्वीप महागठबंधन की 160 से 170 सीटें, एनडीए 50 से 60 सीटें, एआईएमआईएम 19 से 20 सीटें और जनस्वराज 0 से 3 सीटें। यानी खाता नहीं भी खुल सकता है, और माना जा रहा है खाता खुलेगा तो तकरीबन 3 सीटें जनस्वराज के खाते में जरूर आएंगी। नमस्कार।